बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम क्लास 7 का चैप्टर 6 करने जा रहे हैं, द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से आपके वीडियोस आ नहीं पा रही थी। ठीक, अब मैं ठीक हूँ काफी हद तक। अब आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। हम्म तो हमने मौर्य वाला चैप्टर तो कर ही लिया था कि मौर्य जो था वो कैसे डिक्लाइन हुआ था। तो मौर्य के डिक्लाइन के बाद कैसे हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। चैप्टर का नाम ही यही है, एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। कि कैसे फिर से सब कुछ इकट्ठा हुआ, कैसे अब मौर्य के डिक्लाइन होने के बाद कौन कौन से लोग नए नए आ गए। मौर्य डिक्लाइन मतलब कि मौर्य के जो स्ट्रॉन्गेस्ट राजा थे वो सारे या तो उनकी डेथ हो गई, या तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ गए आगे आगे। और जो बाकी जो लेटर जो मौर्य के राजा थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो उनके जाने के बाद अब कौन सा शासन बैठा और किसने अपना सत्ता बनाई। तो यही है इस चैप्टर का मतलब कि द व्हाट इज द एज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन, की एज क्या है हमारी रीऑर्गेनाइजेशन की। ठीक। हम्म कि हमारा आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य, कि कैसे हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। इंडिया एंटर अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया जो था वो एक नए फेज में हिस्ट्री के गया है। फर्स्ट हमारा क्या है, पुष्यमित्र शुंगा एसेसिनेटेड द लास्ट मौर्य रूलर। जो हमारे पुष्यमित्र शुंगा जो थे उन्होंने एसेसिनेट कर दिया था। एसेसिनेट मतलब क्या होता है, मार देना। क्या किया था उन्होंने, मार दिया था। किसको मार दिया था, लास्ट जो हमारा मौर्य के बंदा था। लास्ट मौर्य का बंदा कौन था। ठीक। तो लास्ट मौर्य जो रूलर थे उनको उन्होंने सॉरी, लास्ट मौर्य के रूलर को उन्होंने मार दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ था, लेडिंग टू द ब्रेकअप ऑफ द एम्पायर। जो एम्पायर था वो उसका क्या हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, मतलब वो टूट गया। बहुत सारे जो रीजनल किंगडम्स जो हैं, जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सोचेंगे कि अब हम लोग मेन राजा तो हट ही गए, तो अब हम जहां जहां जितने जगह स्ट्रांग है तो हम एमर्ज होके आते हैं। तो वही मैनी रीजनल किंगडम जो थे वो एमर्ज हुए, मतलब उन्होंने सोचा कि अब हम अपना अपना शासन करेंगे। उन्होंने अपनी टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज किया और compete किया पावर के लिए, क्योंकि जैसे ही स्ट्रांग राजा अगर कभी वीक होता है या अगर वो हट जाता है, तो जो छोटे छोटे लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई अब हम लोग अपना स्ट्रांग पावर दिखाएं, और अब जो है जो छोटे मोटे लोग हैं उनसे compete करके हम अपना राज्य संभाल लें, मतलब संभाल लें। ठीक। अब क्या है, स्कॉलर स्कॉलर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इस एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला है, या उन्होंने एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बोला ही क्यों है। क्यों, क्योंकि पहला पॉइंट है आपका, ओल्ड मॉडर्न प्रोविंस जो थे वो इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए थे। जो ओल्ड मॉडर्न प्रोविंसेस जो थे, मतलब मॉडर्न प्रोविंसेस से पहले के टाइम पे जो रहते थे, अब वो खुद इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि अब जो मेन मॉडर्न जो था वो तो हट गया। दूसरा क्या है, मैप्स एंड बाउंड्रीज केप्ट चेंजिंग, कि मैप भी चेंज हो रहा था हमारा और बाउंड्रीज भी चेंज हो रही थी। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या था, न्यू रूलर्स एक्सपेरिमेंटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, कि नए नए रूलर्स जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कल्चर के साथ, और अलायंसेस भी बनाए थे उन्होंने। ठीक। तो ये तीनों चेंजेस हुए थे। अब क्या है, की फीचर्स क्या है इस एज की, जो एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन है मॉडर्न के बाद वाले टाइम में, क्या क्या उनके की फीचर्स देखे जाते हैं। तो पहली चीज हुई थी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, कि कहाँ पूरा पहले इतना सारा इंडिया जो था वो एक ही बंदे के हाथ में था, मौर्य किंगडम के हाथ में। अब क्या है, अब ये मौर्य तो हट गए, तो यहाँ पे किसी और राजा, कोई और राजा, यहाँ कोई और राजा, यहाँ कोई और राजा, क्योंकि कोई स्ट्रांग तो है नहीं अभी। तो यहाँ सारा क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हो गया, छोटे छोटे राज्यों में बट गया, तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। मैनी स्मॉल किंगडम्स रिप्लेस वन लार्ज एम्पायर, बहुत सारे स्मॉल किंगडम बन गए एक बड़े लार्ज एम्पायर से। दूसरा क्या है, फॉरेन इन्वेजन। अब जब यहाँ पे वीक अगर कोई सिचुएशन दिखेगी, तो बाहर के जो इंडिया के बाहर के लोग हैं वो भी क्या सोचेंगे कि चलो अटैक करके हम इंडिया को अपना बना लें। बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन भी हुए, जैसे कि ग्रीक्स ने किए, शाखाज ने किए, और कुशान्स ने किए। ये लोग क्या कर गए, इंडिया में एंटर कर गए, क्योंकि मौर्यन तो था नहीं जो इनको रोक सके, तो ये लोग भाग के आ गए। तीसरा, कल्चरल कॉन्फ्लुएंस, कि कल्चरल में भी चेंज हुआ। अब देखो, बाहर से अगर कोई अंदर आता है या हम यहाँ से बाहर जाते हैं, तो हम वहाँ के कल्चर से कुछ सीखते हैं। ठीक, जैसे अब मान लो आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में हो सकता है कि आप राजस्थानी हो, तो आपके अगल बगल अगर हरियाणा के बच्चे हैं या आपके अगल बगल यूपी के बच्चे हैं, तो आप उनसे बहुत सारे कल्चर में बहुत सारी चीजें सीखोगे कि हाँ अच्छा, तुम्हारे कल्चर में ये होता है, हमारे कल्चर में वो होता है। आपके कल्चर उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस होंगे और उनके कल्चर आपके कल्चर से इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक वैसे अगर फॉरेन के बंदे यहाँ आ गए हैं, तो हम भी तो उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस होंगे और वो लोग हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होंगे। तो यही है कि इंडियन जो ट्रेडिशंस थे वो क्या हो गए, मिक्स हो गए हमारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस के साथ।
चौथा है हमारा ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कि हमने पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा किया, आर्ट एंड कल्चर वगैरह जो था, ड्राइंग वगैरह इस सब की चीज़ों में भी बहुत अच्छी करी, और हमारा लिटरेचर भी बहुत अच्छा था, आर्ट एंड लिटरेचर। जैसे कि हमने स्तूपास बनाए। एक स्तूपा होता क्या है, जब बुद्धा मर गए थे तो उन उसमें बोला गया था कि जैसे यहाँ पे अगर किसी की वो मतलब बॉडी रखी गई है तो उसके ऊपर ऐसे मिट्टी की एक लेयर बना दी जाए, दिस इज कॉल्ड थप्पा करके। बाद में इसका नाम स्तूपा पड़ गया, फिर बाद में बहुत विशाल विशाल बनने लग गए, फिर इसके ऊपर ये ऐसे 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 डिजाइनिंग भी बनने लग गए और इतना ज्यादा फैंसी होके वो आ गया। लेकिन ऑल्दो ये पहले जो था वो एक सिर्फ थप्पा थप्पा करके था, स्तूपा बनाने लग गए जिसमें हमारे बुद्धिज्म से रिलेटेड जो उनके गुरु हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको स्तूपा में ही दफनाया जाता है। इसके बाद है केव्स। केव्स मतलब क्या होती है, आपकी गुफाएं। तो गुफाएं बनी हमारे यहाँ पे टाइम पे बहुत सारी, मतलब ये वो मौर्य के टाइम के बाद में, जैसे कि सतवाना जो थे उन्होंने बहुत सारी गुफाएं बनवाई है। वो सतवाना कौन थे अभी हम आगे पढ़ेंगे। संगम पोएट्री, जो हमारे साउथ के जो लोग थे, यहाँ जो साउथ के लोग थे, इन्होंने एक संगम पोट्री वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी फ्रेम करी थी, बनाई थी, तो उस तरह की चीज़ें आने लग गई। और इंस्क्रिप्शन, ये बहुत सारी ये गढ़वा-गढ़वा के लिखवाई गई पिलर्स में, चीज़ों में, क्योंकि मौर्य ने तो ये चीज़ स्टार्ट कर ही दी थी और उसके बाद ये चीज़ जो थी वो कैरी ऑन होती रही, ठीक? इसके अलावा है ट्रेड एक्सपेंशन। ट्रेड एक्सपेंशन हुआ, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, व्यापार करना लोगों को बढ़ा, क्योंकि अब लोग क्या करने लगे मैरीटाइम ट्रेड, क्योंकि देखो एक तो बाहर से जब लोग आएँगे तो कुछ तो लैंड रूट से आएँगे और कुछ लोग पानी के रूट से आएँगे। तो उनके साथ भी हमारा क्या होगा, चाहे लैंड रूट हो, चाहे पानी वाला रूट हो, हमारा व्यापार हम बढ़ाएँगे। अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर से कोई बाहर जा रहा है, जैसे आप भी यहाँ से दिल्ली से अगर आप यूपी जाते हो या यूपी से दिल्ली आते हो, तो आप यूपी की जो अच्छी चीज़ें होती है वो आप दिल्ली लेके आते हो, दिल्ली की जो अच्छी चीज़ें होती है वो आप यूपी लेके जाते हो। तो यही है मैरीटाइम ट्रेड। तो ये मैरीटाइम ट्रेड हमारा किससे बढ़ गया, हमारा रोम से बढ़ गया। इसके अलावा है आपका वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया से आपका ये जो ट्रेड था वो बढ़ा। वेस्ट एशिया में क्या-क्या आता है आपका? सऊदी अरेबिया आता है आपका, ओमान आता है, यमन आता है, वो आपका क्या है? वेस्ट एशिया से आपका ट्रेड बढ़ गया। इसके अलावा आपका इंटरनल नेटवर्क्स भी सेट हो गए। अंदर-अंदर भी आपने बहुत अच्छा किया और बाहर के कंट्री से भी बहुत अच्छा किया। एक नेक्स्ट, अब कौन-कौन सी डायनेस्टी जो थी उस टाइम पे आई और उनका क्या-क्या कंट्रीब्यूशन रहा मौर्य के बाद? पांड्या आए, चेरा आए, चोला आए, सतवाहना आए, शुंगा आए और छेडीज़ आए। तो ये सारी डायनेस्टी आई विद इन द सब कॉन्टिनेंट में से। ये डायनेस्टी हमारे इंडिया के अंदर वाली थी, तो हम इसको इंटीरियर भी बोल सकते हैं, ये इंटीरियर थी। जो आउटसाइड से आई, बाहर से आई, आउटसाइड से जो आई, वो कौन थे? इंडो ग्रीक थे, शाकास थे और कुशान्स थे। ठीक? तो ये इंडिया के बाहर से आए थे इंडिया के अंदर। तो ये सारी प्रोमिनेंट डायनेस्टी है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आई थी। अब देखो, ये मैप दिख रहा है? अभी देखो इसमें सब कुछ दिखा रखा है। जो हमारे इंटरनल थे, इंटरनल क्या थे हमारे? शुंगास थे, चेडीज़ थे, सतवाहना थे, यहाँ चेरा था, यहाँ चोला था, यहाँ पांड्या था, और जो बाहर से आए थे इंडो ग्रीक, कुषाण, ठीक? और शाकास, शाकास, ठीक? ये। तो ये तीनों जो है वो हमारे, हम कह सकते हैं कि बाहर से आए हैं, और ये जो सारे थे वो क्या थे? हमारे इंटीरियर थे, ठीक? अब एक-एक करके हम पढ़ेंगे कि कौन कैसे आया और किसने कौन-सी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी। सबसे पहले अगर हम शुंगा डायनेस्टी देखा जाए, ये रही आपकी, ये इंटरनल वाली शुंगा डायनेस्टी। तो ये क्या थी? तो ये किसने फाइंड आउट करी थी? तो ये पुष्यमित्रा शुंगा करके जो एक पर्सन थे, उन्होंने सबसे पहले ये शुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी थी। कहाँ करी थी? खुद देखो, नॉर्थ इंडिया ये है और ये भी नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट है अगर देखा जाए। तो ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया बोला जाता है इसको। तो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक? इसके बाद इन्होंने क्या किया था? परफॉर्म किया था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है? एक घोड़ा होता है बेटा, उस घोड़े को बोल दिया जाता है कि जाओ जहाँ तक टहलना है टहलो। अब उस यज्ञ के टाइम पे क्या होता है, वो घोड़ा जिस भी लैंड से जाता है, मान लो इधर, 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 इधर से गया, और इधर अगर मान लो कोई ए करके बंदा रूल कर रहा था और उसके एरिया से भी चला गया। अगर ए जो पर्सन है, अगर वो बोलेगा कि अरे तुमने घोड़े को यहाँ कैसे भेज दिया और तुम मुझसे लड़ाई करो, तो फिर उस घोड़े का जो मालिक होगा, उसको उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर वो लड़ाई नहीं करता, वो बोलता है कोई बात नहीं, घोड़ा है जाने दो, तो जितना भी इसका एरिया है, जहाँ-जहाँ तक वो घोड़ा चल जाएगा, वो सारा ही एरिया इसके अंदर हो जाएगा। ठीक? एक एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ। मान लो ये पुष्यमित्र शुंगा का ही देख लेते हैं। मान लो ये पुष्यमित्र शुंगा था,
ठीक, और यहाँ पे कोई ए करके बंदा था। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है? अश्व मतलब होता है घोड़ा। एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि जाओ, तुम चल के जाओ जहाँ मर्जी। अब घोड़े की मर्जी जहाँ मर्जी चले, वो तो एक तो जानवर है, कहीं भी चलेगा। जहाँ जहाँ वो जाता जाएगा, वो जितना हिस्से में वो चल जाएगा, वो सारा हिस्सा इसका हो जाएगा, इसका पुष्यमित्र शुंगा का। अगर जहां पे भी वो चल रहा है, अगर वो किसी और के एरिया के अंडर आता है, किसी और राजा के अंडर आता है, और वो राजा जो है वो बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते, और लड़ाई करता है, तो उसकी लड़ाई फिर पुष्यमित्र शुंगा से होगी। और फिर लड़ाई में जो जीतेगा उसकी वो जमीन हो जाएगी। ठीक, ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ आपको रामायण के टाइम पे भी दिखा होगा बेटा। अगर आप रामायण को एंड देखो, जब वो हमारे राम जी जो थे अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, उस टाइम पर हमारे लव कुश ने रोक लिया था उनके घोड़े को। ठीक, तो वो घोड़े को कैसे रोका था और क्या स्टोरी थी, वो आप देखना जाके, तो आपको पता चलेगा। ठीक, अब क्या है, रिवाइव द वर्ड, ये वैदिक रिचुअल्स, जो वैदिक रिचुअल्स वगैरह जो थे, मतलब हमारे जो पुराने टाइम में लिखे आए थे। सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी चली थी? इंडस वाली सिविलाइजेशन। उसके बाद क्या आया था? वैदिक पीरियड। तो वैदिक के टाइम पे जो भी रिचुअल्स चलते थे, कैसे पूजा पाठ होगी, कौन राजा होगा, कौन हमारा ये क्षत्रिय होगा, कौन हमारा ये शूद्र होगा, ये सब जो चीजें थी, और रिचुअल कैसे होंगे, कैसे पूजा पाठ की जाएगी, इस तरह की जो चीजें थी उसको रिवाइव कर दिया गया। जो बीच में बंद हो गई थी उसको इन्होंने रिवाइव कर दिया कि वही सब चीजें फिर से करो। बट इनके इसके अलावा इन्होंने बुद्धिज्म को भी क्या किया? अलाउ किया। और जैनिज्म को भी अलाउ किया फ्लरिश करने के लिए, कि बुद्धिज्म भी अब स्टार्ट कर दो, और जैनिज्म भी अगर इनके टाइम पे चल रहे हैं, तो उन्होंने इसको सपोर्ट किया। ठीक, तो ये 4 चीज़ें हुई। इसके अलावा इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में अगर देखा जाए, आर्ट एंड लिटरेचर में इन्होंने क्या-क्या किया? इन्होंने संस्कृत वर्क जो थे, उनको पैट्रोनाइज़ किया। इसका मतलब उन्होंने उसको सपोर्ट किया, पैसा दिया कि हाँ, संस्कृत वर्क कैरी ऑन रह सकता है। इसी की वजह से योगा सूत्र जो थी, पतंजलि के द्वारा लिखी गई। ठीक? योगा सूत्र करके जो बुक थी वो पतंजलि के द्वारा लिखी गई। दूसरा है बिल्ट एंड डेकोरेटेड भरूच स्तूपा। इन्होंने बिल्ट किया और डेकोरेट किया भरूच स्तूपा को, और मैंने अभी आपको बताया स्तूपा किससे रिलेटेड होता है? बुद्धिज़्म से। तो जिससे पता चलता है इन्होंने बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया। विद द रेलिंग एंड द रिलीफ, जो उसकी बाउंड्री होती है उसी को बोलते हैं हम रेलिंग। ठीक? इसके अलावा है प्रोड्यूस द टेराकोटा फिगर्स। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? टेराकोटा के जो फिगर्स थे वो बनाए। जैसे आजकल मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के छोटे-छोटे कार्टून बनते हैं, ऐसे टेराकोटा के उस टाइम पे बनते थे। वो बनाए। आइवरी की कॉम्ब बनाई। आइवरी क्या होता है? हाथी के दाँत। हाथी के दाँत वाली जो कॉम्ब थी, कंघी थी, वो बनाई। आपकी ज्वेलरी बनाई, कार्विंग करवाई करी। ठीक, कार्विंग मतलब होता है नक्काशी करके काट-काट के थोड़ा-थोड़ा बहुत अच्छी शेप देना। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें करी। तो क्या-क्या याद रखना है शुंगा डायनेस्टी में? फर्स्ट चीज़, पुष्यमित्र शुंगा ने ढूँढी थी। सेकंड चीज़, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में थी। थर्ड चीज़, ये अश्वमेध यज्ञ कराए थे। फोर्थ चीज़, इन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को फ्लरिश किया था। 5 चीज़, कि इनका आर्ट एंड कल्चर में अगर देखा जाए तो उन्होंने ये हमारे संस्कृत के वर्क को भी पैट्रोनाइज़ किया था, जो योगा सूत्र में दिखता है। 6th चीज़, इन्होंने भरूच के स्तूपा को भी उनके उसमें कंस्ट्रक्शन में हेल्प कराई थी। और लास्ट है हमारी टेराकोटा के फिगर्स फिगर्स भी बनाई थी। ठीक? इसके अलावा है आपका सतवाना। तो सतवाना आपका कहाँ पे रहा था? ये रहा आपका सतवाना, जो महाराष्ट्र वाला एरिया बोल सकते हैं, ये डेक्कन वाला एरिया जो था, इधर पूरा जो था हमारा सतवाना ही था। ठीक? तो ये है आपका सतवाना। फिर डेक्कन रीजन में हम बोला जाता है कि डेक्कन रीजन में ही चलता है। डेक्कन रीजन आता है आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऐसे याद रख सकते हो मैट। हम लोग क्या करते हैं, साथ में मैट पे बैठते हैं। साथ, साथ पे मैट, मैट मतलब चटाई। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले रीजन में क्या थे? सतवाना थे। ठीक, नहीं तो ऐसे मैट सेट भी याद रख सकते हो, राइमिंग वर्ड्स हैं। इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? अमरावती इनकी कैपिटल थी, जो कि आपका आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। और प्रतिष्ठान, ठीक, जिसको हम पैठान भी बोलते थे, वो इनकी क्या थी? कैपिटल थी। इकोनॉमी में अगर देखा जाए, तो इनके यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें चल रही थी? इनका यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि यहाँ पे 2 रिवर जाती थी, कृष्णा और गोदावरी का बेसिन। ठीक? कृष्णा और गोदावरी का बेसिन था, मतलब यहाँ से अगर कृष्णा रिवर जा रही है, पहले गोदावरी है, सॉरी, गोदावरी है, इस डायरेक्शन में थी, ठीक? और ये कृष्णा है, इस डायरेक्शन में। इसके यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरी वगैरह ये सारे मिलके क्या बनाएँगे? बेसिन बनाएँगे। एग्रीकल्चर फ्लरिश था कृष्णा और गोदावरी बेसिन के आस-पास। दूसरा मैरीटाइम ट्रेड, अब पानी जब जितना ज़्यादा है, मैरीटाइम ट्रेड भी होगा, और ये बिल्कुल बाउंड्रीज़ पे यहाँ से फिर आराम से इंडिया से बाहर ट्रेड करना पॉसिबल था। मैरीटाइम ट्रेड भी करते थे विद द रोम के साथ। पॉइंट शो द शिप्स, हाँ, और ऐसे हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो पॉइंट्स मिले हैं हमें, उसपे ऊपर शिप्स बनी हुई हैं। उससे पता चल रहा है कि वो बाहर की कंट्रीज़ के हैं।
इसके अलावा उस टाइम पे अगर हम मैरीटाइम ट्रेड करते थे, तो क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे? हमारे यहाँ पे स्पाइसेस, मसाले जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो हमने वो एक्सपोर्ट करे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो हमने टेक्सटाइल मतलब कपड़ा-वपड़ा, कॉटन वगैरह इन सब का एक्सपोर्ट किया। सैंडलवुड, चंदन की जो लकड़ियाँ हैं उसका हमने एक्सपोर्ट किया। पर्ल्स, जो हमारे यहाँ पे हीरे मोती इस तरह की जो चीज़ें थी उसको एक्सपोर्ट किया। और हाथी के दाँत जो आइवरी थी उसका भी हमने एक्सपोर्ट किया। तो ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। इम्पोर्ट क्या करते थे हम? ग्लास एंड परफ्यूम्स। ठीक। इसके अलावा अगर देखा जाए कि सोसाइटी और कल्चर कैसा था इनके टाइम पे, तो फर्स्ट चीज़ क्या है? हुँ, क्वीन जो थी वो प्ले करती थी इम्पोर्टेंट रोल। हम हर जगह ये देखते हैं कि राजा का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन सतवाना एक ऐसा जगह थी जहाँ पे क्वीन्स का ज़्यादा रोल था। इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा सुना जाता है, गौतमी बलसारी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंस्क्रिप्शन जो थी वो नानाघाट केव्स में बनी हुई थी, जो दिखाती है कि कितना क्या डोनेशन हुआ था और क्या-क्या रिचुअल्स थे। थर्ड है पैटर्नाइज़्ड बुद्धिज़्म। पैटर्नाइज़्ड बुद्धिज़्म में क्या है? कार्ला केव्स, ढालकोट खोराक स्कल्पचर्स, तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने मतलब पैटर्नाइज़ किया था बुद्धिज़्म को, जो इन्होंने पिछली वालों ने भी किया था। शुंगा ने भी किया था और हमारे सतवाहन ने भी किया था। और इसीलिए इन्होंने बहुत सारे केव्स भी बनवाए थे, जैसे कि कार्ला केव्स, पिथोरगढ़ के स्कल्पचर्स भी बनवाए थे, ये सब चीज़ें। इसके अलावा अगर देखा जाए, इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया था, ठीक है? न्यूमरल्स रिसेंबल्ड ऑन मॉडर्न डिजिट्स, आज की मॉडर्न डिजिट्स को दिखाने के लिए। तो ये था पूरा आपका सतवाहना। क्या-क्या पढ़ा हमने? डेक्कन रीजन में था, अमरावती और प्रतिस्थाना करके इसकी कैपिटल थी। तीसरा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था और चौथा, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। एक्सपोर्ट में मसाले, कपड़े इस तरह की चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे। इम्पोर्ट में हमारा सिर्फ ग्लास और परफ्यूम था। सोसाइटी में देखा जाए तो वुमेन्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि वुमेन्स यहाँ पे ज़्यादा रूल कर रही थी और इन्होंने बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज़ किया था, जो हमें नानाघाट केव्स इन्होंने बनवाए थे उससे पता चलता है, इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाई थी और कार्ला केव्स और इन सब में भी इनका योगदान है। इसके अलावा है आपका चेडीज़। चेडीज़ जो थे वो आपके कलिंगा रीजन में आते हैं, ठीक? ये रहे, कलिंग रीजन मतलब यहाँ पे ये जो उड़ीसा वाला रीजन है, ठीक? हुँ। तो इनको यहाँ पे जो प्रोमिनेंट लीडर था, रूलर था, उसको हम खारवेल रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खारवेल। और इस खारवेल का मतलब क्या होता है? सॉरी, इस खारवेल का मतलब क्या होता है? मॉन्क किंग, ठीक? मॉन्क किंग। अब इन्होंने क्या किया था? जैनिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। बट रिस्पेक्ट किए इन्होंने सारे सेक्ट्स की, भले ही प्रमोट उन्होंने जैनिज़्म को किया, लेकिन बाकी सेक्ट्स की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, सबको सपोर्ट किया। इन्होंने बिल्ड करवाया उदयगिरी और खांडगिरी का केव्स, ठीक? उदयगिरी और खांडगिरी का केव्स कहाँ बनवाया इन्होंने? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? उड़ीसा, ठीक? अगर आपको याद नहीं है कैपिटल, तो आप जाके मेरी वो वाली सीरीज़ देख सकते हो, जिसमें मैंने ट्रिक्स से आपको सारी कैपिटल याद कराई है, ठीक? इसके अलावा है आपकी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो थी वो रिकॉर्ड करती थी अपनी अचीवमेंट्स, ठीक? इसके अलावा है आपका प्रमोटेड द रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर एंड काउंसिल ऑफ सेजेस। तो हमने ये भी देखा था कि इनके टाइम पे रॉक कट आर्किटेक्चर बहुत चलते थे, मतलब एक बड़ा सा पहाड़ है, उसी से में से काट काट के चीजें बनाई गई है, ठीक? और हमने काउंसिल ऑफ सेजेस भी देखे थे कि हाँ, जो हमारे पंडित वगैरह थे उस टाइम पे, जो हमारे उन लोगों ने बहुत काउंसिल्स वगैरह करवाई गई थी, ठीक? और मेन ये याद रखना, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ये भी किससे रिलेटेड है? छेड़ी से, जिन्होंने रिकॉर्ड की थी इनकी अचीवमेंट, ठीक? अब देखो क्या-क्या पढ़ा हमने। पहली बात ये कि इनका जो प्रोमिनेंट रूलर था वो खारवेल था, कि एक मॉन्क किंग थे। जैनिज़्म को प्रमोट किया था, लेकिन बाकी सब चीज़ों को भी सपोर्ट करते थे। उदयगिरी और खांडगिरी का केव्स बनवाया था इन्होंने भुवनेश्वर के पास। हाथी का वो जो इंस्क्रिप्शन है उसमें उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया है। और पाँचवा रॉक कट आर्किटेक्चर इनके टाइम पे चलता था। लास्ट है आपका साउथर्न किंगडम्स। साउथर्न किंगडम्स जो होते हैं ये तीनों हम एक ही साथ पढ़ते हैं, चोला, चेरा, पांड्या, ठीक? मैं हमेशा चोला को पहले रखती हूँ, चोला, फिर यहाँ पे आता है चेरा और फिर आता है पांड्या। उसको हमेशा ऐसे याद रखो, एक ही सुर में, चोला चेरा पांड्या, चोला चेरा पांड्या, चोला चेरा पांड्या, चोला चेरा पांड्या। याद हो जाएगा आपको, कभी लोकेशन भूलोगे भी नहीं। छोला ऊपर है, फिर चेरा है, फिर ये पांड्या, ट्रायंगल बन गया, ठीक? तो ये इंडिपेंडेंट थे ड्यूरिंग द मौर्यन रूल के टाइम पे। हमने देखा ही था कि मौर्यन रूल यहाँ नीचे तक रूल नहीं कर पाया था, ठीक? ऑल्दो हम इसी जो तीनों को, जो ये जो गठबंधन है, इसको हम क्या बोलते हैं? संगम एज भी बोलते हैं। मतलब संगम एज की जो लिटरेचर जो हुई थी वो यहीं पे ही हुई थी, ठीक? तो संगम एज लिटरेचर, जो कि एक पोएट्री का हमारा एंथोलॉजीज़ है, ठीक? ये। अब जो हमारे चोला थे, इसमें क्या है था? फेमस किंग जो था करिकाल चोला थे, ठीक? चोला में क्या है? हमारे करिकाला चोला करके जो थे, वो एक फेमस किंग थे। इसके अलावा इन्होंने बिल्ड किया था कलानी करके, जो कि ग्रैंड एनीकट था,
जिसको हम बोलते हैं वाटर डिवीजन सिस्टम था हमारा कावेरी के ऊपर। ठीक। तो चोला में फेमस किंग थे करिकाला चोला। कालाकानी इन्होंने बनवाया था, जो कि कावेरी रिवर पे था। इनके टाइम पे एग्रीकल्चर भी बहुत होता था अच्छा, इसलिए इसको राइस बाउल ऑफ साउथ भी बोला जाता है। इसके अलावा है एक बुक थी शिल्पादिग्राम। शिल्पादिग्राम ग्राम जो टेल करती है करंगी की स्टोरी, स्टोरी ऑफ करंगी एंड जस्टिस। ठीक। मेन आपको बस इतना याद रखना है कि करंगी की स्टोरी जो है किस में दे रखी है, शिल्पादी ग्राम में। चोला में हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक तो करिकाल चोला करके इसके फेमस किंग थे। दूसरी बात इन्होंने कल्लानी बनवाया था, जो कि एक वाटर डिवीजन है, जो कावेरी रिवर पे बनवाया था। तीसरा, इनके यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, इसलिए इसको यहाँ पे राइस बाउल ऑफ साउथ भी बोला जाता है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिल्पादी ग्राम एपिक जो है वो बताती है इसकी स्टोरी कनग्गी की और जस्टिस की, क्योंकि शायद चोला पीरियड से लिंक है। इसके बाद है चेरा। चेरा जो था वो आपका कहाँ पे है, केरल में और वेस्ट तमिलनाडु में। ठीक। क्योंकि हमारा ये यहाँ पे था, चोला यहाँ था, चेरा आपका यहाँ था, जो कि केरल वाला रीजन है और तमिलनाडु का वेस्ट देखेंगे। ठीक। कैपिटल जो थी इसकी क्या थी, वंजी थी, जिसको हम करोड़ भी बोलते हैं। इन्होंने जो था ट्रेड किया था रोम और वेस्ट एशिया के साथ, क्योंकि यहाँ से आराम से जाना पॉसिबल था, इसलिए रोम के साथ भी इनका ट्रेड है और वेस्ट एशिया के साथ भी ट्रेड। किस चीज़ का ट्रेड करते थे, स्पाइसेस, वही मसाले आपका, लकड़ी, हाथी के दांत और कीमती मोती। इन्होंने इशू किए थे कॉइन्स विद द रॉयल एम्बलम्स, कि रॉयल एम्बलम्स के साथ उन्होंने अपने कॉइन्स को इशू करा था। इनके टाइम पे हमारा जो तमिल लिटरेचर जो था वो क्या हुआ था, पैट्रोनाइज हुआ था। ठीक। इन्होंने तमिल लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। क्या-क्या था यहाँ पे, केरल तमिलनाडु में है इसलिए तमिलनाडु को प्रमोट किया है, कैपिटल वंजी है, एक्सपोर्ट होता था इंडिया में भी और इंडिया के बाहर रोम और वेस्ट एशिया में भी इन्होंने कॉइन्स इशू किए थे रॉयल एम्बलम्स के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा था पांड्यास। पांड्यास की कैपिटल है मदुरई। ठीक। पैंड, पांडा, पांडा जो होता है थोड़ा मैड होता है, तो पांडा मदुरई, पांडा मदुरई, पैंडा मदुरई। इसके बारे में जो था वो मेंशन था मेगास्थनीज के द्वारा एज द प्रोस्परस। उसने मेंशन किया था कि जो ये मदुरई वाला रीजन, जो पांडा वाला रीजन था, बहुत ज़्यादा प्रोस्परस था। ठीक। जो कि हमारा तमिलनाडु वाला रीजन है आज की डेट में। तो इतना बहुत ज़्यादा प्रोस्परस था। बहुत अच्छा क्या था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी। एक पानी की पावर जो थी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फेमस फॉर द पर्ल्स, जो कि जो पर्ल्स के लिए जो हमारे छोटे छोटे मोती होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसके अलावा देखा जाए तो एनकरेज करते थे ये लोग आर्ट को, इंस्क्रिप्शन को एंड वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स, कि इन्होंने एनकरेज किया हमारे आर्ट एंड कल्चर को, हमारे इंस्क्रिप्शन को और हमारे वेलफेयर की, हमारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, सबका ध्यान रखा। ये सब चीज़ें थी आपकी पांड्या के बारे में, कि मदुरै इसकी कैपिटल थी। मेगास्थनीज जो था उनकी बुक में लिखा गया है कि ये एक प्रॉस्परस रीजन था, इनकी नेवल पावर स्ट्रांग थी, पर्ल्स वगैरह मिलते थे। इन्होंने आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, इंस्क्रिप्शन लिखवाई है और वेलफेयर किया है लोगों का। लास्ट क्या है आपका, ये फॉरेन डायनेस्टी। अभी तक हमने जो चारों पढ़े वो हमारे इंडिया के थे। हमारे फॉरेन डायनेस्टी में कौन कौन है, अभी हमने नाम पढ़ लिए थे सबके। इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक में जो था पहले तो ये इंडो ग्रीक जो थे वो थे कौन, तो डिसेंडेंट थे हमारे अलेक्जेंडर सत्रापा का, सत्रापा के। ठीक। अलेक्जेंडर जो सत्रापा जो रहा होगा, उनकी जब डेथ हो गई होगी तो उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे जो आए, उनको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट बोलते हैं। तो डिसेंडेंट थे उनके, इंडो ग्रीक। कंट्रोल करते थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, मतलब हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो था वो इन्हीं की गिरफ्त में था। तीसरा क्या है, कॉइन्स शो बोथ द ग्रीक गॉड्स एंड द इंडियन डाइटीज। इनके कॉइन्स में क्योंकि इंडो और ग्रीक है, इसका मतलब वो उसमें ग्रीक के भी गॉड दिखेंगे और आपको इंडियन भी दिखेंगे, कृष्णा भी दिखेंगी, लक्ष्मी भी दिखेंगी। एग्जाम्पल हेलिडोरस का पिलर, जो कि आपका विदिशा में है। एम्बेसडर ने प्रेस किया है आपके वासुदेव को, तो ये चीज़ है। इसके अलावा है ब्लेंड है यहाँ पे ग्रीक और इंडियन कल्चर। जब वो दोनों ही कल्चर मिल करके ही इंडो ग्रीक बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों जब नाम मिला चुके हैं तो अपना कल्चर तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे। ठीक। और यहाँ तक कि डाइटीज जो हमारे भगवान थे उनकी भी पूजा दोनों के धर्मों के द्वारा कुछ कुछ की जाती थी और उसके ऊपर कॉइन्स भी बनवाए जाते थे। फिर आपका शाक्यास। शाक्या जो थे उन्होंने हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था हमारा, ये वाला जो रीजन है, हम्म, जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, जो इधर वाला जो रीजन है, आफ्टर द इंडो ग्रीक्स के बाद वो इन्होंने इन्वेड किया। किसने इन्वेड किया, हमारे शाखाज ने। रूल फ्रॉम द सेकंड सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी बीसी तक इन्होंने रूल किया। ठीक। सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर ये, तो अगर देखा जाए तो टोटल कितने हो गए, 700 साल हो गए।
700 साल। बच्चे क्या करेंगे? 2 से 3 5, ये तो 3 ही साल हुए, 300 साल हो जाएंगे। नहीं, देखो ये बीसीई है, पहले बीसीई से आप 0 पे पहुंचोगे तो 2 साल, 200 साल ये, और वहां से आप 500 साल फिर आगे आओगे। टोटल 700 ईयर जो थे शाकाज ने रूल किया था। इन्होंने हमारे नॉर्थ इंडिया के ऊपर अटैक कब किया था? इंडो ग्रीक के बाद। पहले इंडो ग्रीक ने किया, फिर बाद में आके शाकाज ने कर दिया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया शाका संवत करके, जो कि कैलेंडर था जिसको हमारा अडॉप्ट किया गया था इंडिया नेशनल कैलेंडर इन 1957। कि हमारे यहाँ पे इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है वो हमारा शाक्य संवत कैलेंडर से ही लिखा गया है, क्योंकि देन किसकी है? शाकास की है। ठीक। इसके बाद है आपका कुशाल, सॉरी। हम्म इसके बाद क्या है आपका कुशांश, कि इनका ओरिजिन जो था वो कहाँ हुआ था? सेंट्रल एशिया में हुआ था। ज्यादातर अगर देखा जाए तो मोस्ट फेमस रूलर कौन था इनका? कनिष्क था। ठीक। कनिष्क जो है वो एक रूलर का नाम है, और कुषाण जो है वो एक एरिया का नाम है। एम्पायर जो था वो स्ट्रेच था फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ इंडिया। सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक जो पूरा जो ये कनेक्ट था वो कुशाण थे। इन्होंने पैटर्नाइज किया था आर्ट को, इज्म को, और ट्रेड को। इसमें पैटर्नाइज किया गया था, उन्होंने ध्यान रखा था कि यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से चलता रहे, बुद्धिज्म अच्छे से चलता रहे, और ट्रेड भी बहुत अच्छे से चलता रहे। कुषाण जो थे उन्होंने ही कंट्रोल किया था आपके सिल्क रूट को ही। कॉइन जो थे डिपिक्ट करते थे बुद्धा के बारे में, शिवा के बारे में, नंदी के बारे में। क्योंकि हमारे बुद्धा जो गुरु थे वो भी बोलते थे कि सारे सिख बराबर है, इसलिए बुद्धा, शिवानंदी सबकी इन्होंने कॉइन्स में डिपिक्शन हो रखी थी, जो उनका रिलीजियस टॉलरेंस दिखाते हैं कि हाँ वो सारे धर्म के प्रति एक जैसा फील करते हैं। बिल्ट द लार्ज स्टैच्यूज, इन्होंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टैच्यूज बनवा लिए थे। हेडलेस स्टैच्यू जो है कनिष्क का वो भी हमारे कुषाण के टाइम पे बना है। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? सेंट्रल एशिया में है, कनिष्क फेमस रूलर है, सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ है, आर्ट बुद्धिज्म ट्रेड बहुत अच्छा होता है, सिल्क रूट को इन्होंने कंट्रोल किया था, इससे सबसे ज्यादा मालामाल भी यही थे। बुद्धा को इन्होंने बहुत प्रमोट किया, नंदी जो है वो शो करते हैं, इनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज्यादा थी। और बिल्ड किया था इन्होंने लास्ट स्टेच्यू, जो हेडलेस, जो है बिना हेड के, जो जो शरीर है, जो कनिष्क ने बनवाया वो भी इसी के टाइम पे मिला है हमें। तो ये हो गई अभी आपकी सारी, कि हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन कौन से रूलर आए, कौन कौन सी डायनेस्टी आए, रूलर आए, और उन्होंने कैसे क्या रूल किया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारी कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुई अंदर के रूलर से और बाहर के रूलर से। तो आर्ट और आर्किटेक्चर कैसे बढ़ा? तो हमने बहुत सारे स्तूपास बनवाए, जैसे कि हमारा है भरूच का स्तूपा बनवाया गया, कार्ले का केव्स बनवाए गए, उदयगिरी केव बनवाए गए, और ग्रैंड एनीकट बनवाया गया। इसके अलावा रॉक कट आर्किटेक्चर जो था वो भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा। इसके अलावा देखेंगे तो लिटरेचर, लिटरेचर में देखा जाए संस्कृत वाग्यों योगा सूत्र देखी गई, संगम पोएट्री देखी गई, शिल्पादिग्राम, हीरोइज्म, ये जेनरिसिटी, ये सब चीजें हमने देखी। शिल्पादिग्राम देखी। रिलीजन में देखा जाए तो बुद्धिज्म तो चल ही रहा था हर जगह, हिंदुइज्म और जैनिज्म भी रूलर जो थे ऑफ्टन जो थे वो सपोर्ट करते थे मल्टीपल सेक्स को। ठीक। फिर है ट्रेड, ट्रेड में देखा जाए तो मैरीटाइम ट्रेड जो था वो रोम के साथ हुआ, सिल्क रूट अंडर द कुषाण के अंडर हुआ, पल्स स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स आर मेजर एक्सपोर्ट्स। कि जो हमारे पल्स थे, स्पाइसेस थे, टेक्सटाइल थे, ये सारे क्या थे? हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स थे, जो हम यहाँ से बेचते थे। ये देखो पूरा रूट डेवलप है ना, देखो ये तुम्हारा है सिल्क रूट। अब है आपकी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स क्या है उस एज की। लोगों के अंदर टॉलरेंस बहुत था, रूलर जो थे रिस्पेक्टेड ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट, वो सबको ही सही महसूस करते थे, सबको सेम महसूस करते थे। जस्टिस, स्टोरीज लाइक द कनंगी जो थी हाईलाइट करती धर्म, जहाँ पे धर्म को फॉलो किया जा रहा था। चैरिटी, चैरिटी मतलब होता है डोनेशंस, डोनेशंस जो दी गई मॉन्क्स को, प्रीस्ट को, वर्कर्स को। कल्चरल फ्यूजन, कल्चरल फ्यूजन मतलब यही है कि हमारे फॉरेन रूलर जो थे उन्होंने अडॉप्ट किया इंडियन गॉड्स को और उनके यहाँ के ट्रेडिशन को। फिर है इनोवेशन, इनोवेशन में देखा जाए तो कैलेंडर, इरिगेशन सिस्टम और शिप बिल्डिंग जैसी चीजें इन्होंने करी। अब लास्ट है आपका टाइमलाइन एक्टिविटी क्या क्या रहा। तो देखो 185 बीसीई में क्या हुआ, आपके मौर्य जो थे वो फॉल हो गए और शुंगा डायनेस्टी आ गई। सेकंड बीसीई में देखा जाए हमारे सतवाना जो थे वो हमारे डेक्कन में आ गए। फिर फर्स्ट बीसीई में देखा जाए तो चेड़ी जो थे वो खारवेल मतलब उड़ीसा वाले रीजन में आ गए। फर्स्ट सीई में देखा जाए तो हमारी संगनेज थी वो हुई। सेकंड सीई जो थी उसमें हमारी कुषाण अंडर द कनिष्क। इसके अलावा आपका थर्ड सीई के टाइम पे देखा जाए तो डिक्लाइन होगा सतवाना का, उसके बाद भी उसके जो रीजनल थे वो उभर के आ गए। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ो। देखो मेरा गला खराब होने के बाद भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ आपका छोटा-सा सपोर्ट चाहिए, लाइक करो इसे, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो, ठीक है?